गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आप लोग के बीच में लाए हैं होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जैसा कि इसमें पहला प्रश्न है, एनाटॉमी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो एनाटॉमी मुख्य रूप से शरीर की संरचना से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है हमारा, फिजियोलॉजी की सबसे अच्छे तरीके से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? देखिए, फिजियोलॉजी इसमें पहला दिया है शरीर के कार्य, ऊतकों के प्रकार, एनाटॉमिकल संरचनाएं, रोगात्मक स्थितियां। इसमें हमारा आंसर होगा शरीर के कार्य। तीसरा प्रश्न है, कौन सी प्रणाली शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? तो शरीर के कार्यात्मक प्रणाली इसमें दिया गया है अंतःस्रावी प्रणाली, श्वसन प्रणाली, इंटुगुमेटरी प्रणाली। यही हमारा क्या होगा? सही होगा। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है, कौन सा भाग महत्वपूर्ण कार्यों जैसे कि श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है? मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐसा है जो श्वसन और हृदय गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसमें हमारा क्या होगा? आंसर होगा मेडुला ओब्लांगेटा। और जैसा कि इसमें पहला दिया है सेरेब्रम जो होता है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इसे हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरेब्रम हमारे अंदर जिज्ञासा, नई चीज़ें खोजने की इच्छा आदि सारी जानकारी विकसित करता है। और थाइलमस जो होता है बाहरी तापमान का नियंत्रण करता है। और सेरेबेलम जो होता है ये हमारे शरीर का क्या बनाता है? बैलेंस बनाता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। इसमें दिया है किस प्रकार का पेशी ऊतक स्वैच्छिक नहीं है या आंतरिक अंगों की दीवारों में क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो होते हैं हमारे शरीर की जो मुलायम पेशियां होती हैं ये इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर की जो लाल रक्त की कोशिकाएं हैं, संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन ले जाना, रक्त का थक्का बनाना, हार्मोन का उत्पादन करना। इसमें इसका आंसर होगा हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है, इसमें हमारा आंसर होगा ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है, इसमें ये वाला सही होगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में हानिकारक पदार्थों के विसरण के लिए कौन सा अंग मुख्य रूप से जिम्मेदार है? इसमें गुर्दा दिया है, जिगर दिया है, तिल्ली दिया है, अग्नाशय दिया है। तो इसमें जो हमारे शरीर का जिगर होता है यही विसरण में क्या होता है? सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया के लिए कौन सी प्रणाली जिम्मेदार है? इसमें बी इसका सही होगा, तंत्रिका तंत्र प्रणाली। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। फिजियोलॉजी का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिजियोलॉजी का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य है शरीर की संरचना और उसके कार्य को समझना। अगला प्रश्न है, होमियोस्टैटिस शब्द का क्या अर्थ है? होमियोस्टैटिस शब्द का अर्थ है स्थिर आंतरिक वातावरण। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? तो इसका बी सही होगा, सामने की ओर देखते हुए खड़ा होना। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, एनाटॉमिकल शब्दों में सुपीरियर का क्या अर्थ है? सुपीरियर का अर्थ होता है ऊपर। उसके बाद अगला प्रश्न है, मीडियल शब्द का क्या अर्थ है?
मीडियल शब्द का अर्थ है मध्य रेखा की ओर। उसके बाद अगला प्रश्न है एंटीरियर का क्या अर्थ है। एंटीरियर का अर्थ होता है आगे की ओर, होम्योपैथिक के शब्द में। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है क्रेनियल शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है। तो ये हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, पाया जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है डिस्टल का क्या अर्थ है। डिस्टल का अर्थ है धड़ से दूर, इसका अर्थ है। उसके बाद सैजिटल शब्द शरीर के किस विमान को संदर्भित करता है। ठीक है, इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के हिसाब से पहला इसमें सही होगा। शरीर को बाईं और दाईं आधों में विभाजित करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा फिजियोलॉजी का अध्ययन करती है। तो इसमें बी होगा शरीर के कार्य। अगला प्रश्न है हिस्टोलॉजी का अर्थ होता है ऊतकों का अध्ययन। अगला फिजियोलॉजी का क्या अर्थ है। फिजियोलॉजिकल का क्या अर्थ है। तो दोस्तों फिजियोलॉजिकल का अर्थ है सामान्य शरीर के कार्यों से संबंधित। इसमें इसका उत्तर होगा बी सही होगा, सामान्य कार्यों से संबंधित। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है सार्कोमियर का क्या अर्थ है। एक प्रकार की यह क्या मांसपेशी होती है। यह मांसपेशी संकुचन की कार्यात्मक इकाई होती है। यही क्या है इसका सही है। अगला प्रश्न है न्यूरॉन्स किसके लिए जिम्मेदार होता है। न्यूरॉन्स देखिए तंत्रिका आवेगों के संचारण के लिए यह होता है जिम्मेदार। अगला हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है। एक प्रकार के श्वेत रक्त कोशिका नहीं, प्रोटीन में रक्त जो ऑक्सीजन ले जाता है, यही इसका क्या होगा सही होगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा ग्लाइकोलिसिस का अर्थ क्या है। तो ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का विघटन करता है ग्लाइकोज। अगला प्रश्न है ओस्मोसिस का क्या अर्थ है। तो ओस्मोसिस का अर्थ है एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी का संचालन। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा एंटीजन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो इसमें होगा एक पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला है एप्टोसिस का अर्थ क्या है। ठीक है, एप्टोसिस का अर्थ क्या है। इसमें जो कोशिका की मृत्यु या वृद्धि, ये बी वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा सही होगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा एंडोक्राइन किस प्रकार की प्रणाली को संदर्भित करता है। यह हार्मोनल प्रणाली को क्या करता है संदर्भित करता है। उसके बाद जीवन की मूल इकाई क्या है। तो हमारे जीवन की मूल इकाई क्या है, कोशिका है। फिर अगले प्रश्न पे हम आते हैं किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद राइबोसोम का क्या अर्थ है। राइबोसोम का अर्थ प्रोटीन का संश्लेषण करना। फिर अगले प्रश्न पे हम आते हैं न्यूक्लियस का प्राथमिक कार्य क्या है। इसमें हमको लगता है बी सही है, डीएनए का भंडारण और पुनरुत्पादन। फिर 36 नंबर का प्रश्न है कोशिका अंग में प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग होती है। तो देखिए इसमें जो होता है इसका बी ऑप्शन सही है, गोल्जी एपरेटस। फिर उसके बाद लाइसोसोम कोशिका में क्या भूमिका निभाता है। कचरा सामग्री का पाचन करने के लिए लाइसोसोम भूमिका निभाता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से किसमें संलग्न है। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए ये क्या होती है संलग्न होती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या है। तो चयनात्मक पारगम्यता
यही इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का क्या अर्थ है, तो इसमें सभी होगा, ऊर्जा का उत्पादन, कोशिका गतिविधियों या पोषक तत्वों का भंडारण सभी होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा संरचना कोशिका को आकार और समर्थन प्रदान करता है, इसमें होगा साइटोस्केलेटन। फिर अगला प्रश्न हमारा, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसे संदर्भित करता है, इसमें आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा कोशिका झिल्ली का बाहरी वाला। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका के भीतर छोटे झिल्ली बंधन संरचनाओं को क्या कहते हैं, तो अंग कहते हैं। इसमें अंग हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न पर, कौन सा अंग कोशिका में हानिकारक पदार्थों के डीऑक्सिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसमें बी पेरोक्सिसोम्स होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा घटक राइबोसोमल आरएनए का उत्पादन करता है, तो इसमें न्यूक्लियोसोम होगा। जो न्यूक्लियोसोम होता है ये राइबोसोम्स का संश्लेषण करता है, जिसे हम आरएनए के नाम से जानते हैं। कोशिका में किस संरचना का कार्य लिपिड संश्लेषण करता है, इसमें मुलायम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, घटक कोशिका के भीतर पदार्थों के, मतलब कौन सा घटक कोशिका के भीतर पदार्थों के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका आंसर हमारा होगा साइटोस्केलेटन। फिर अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसमें विकास और मरम्मत। फिर उसके बाद हम 49 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, कौन सी संरचना कोशिका के आनुवांशिक पदार्थों की रक्षा करता है, तो इसमें न्यूक्लियर आवरण होगा। उसके बाद 50 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है। 51 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, कौन सा ऊतक शरीर की सतह को ढकने के लिए जिम्मेदार है, तो इपिथीलियम ऊतक जो होता है शरीर की सतह को ढकने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। कौन सा संयोजी ऊतक शरीर में वसा संग्रहित करता है, तो एडिपोज ऊतक जो होता है ये वसा को क्या करता है, संग्रहित करता है। कौन सा एपिथेलियल ऊतक फेफड़ों के स्तर में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी आंसर होगा इसका, सरल स्क्वैमस। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, कौन सा पेशी ऊतक स्वैच्छिक और धारीदार होता है, इसमें हृदय पेशी, कंकाल पेशी, मुलायम पेशी, स्वैच्छिक पेशी। तो जो हृदय पेशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं। फिर अगले 55 नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं, कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, इसमें टेंडन्स होगा। और लीगामेंट जो होता है वो मांसपेशियों को मांसपेशियों से ही क्या करता है, जोड़ता है। 56 नंबर का प्रश्न है, कौन सा एपिथेलियल ऊतक अवशोषण के लिए विशेषीकृत है, तो इसमें सी होगा, सरल स्तंभाकार एपिथेलियम। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर हम आते हैं 57 नंबर पर, तंत्रिका ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसमें संवाद होगा। उसके बाद 58 पे आते हैं, कौन सा एपिथेलियम ऊतक खिंचाव कर सकता है, इसका ए आंसर सही होगा, संक्रमण एपिथेलियम। उसके बाद 59 नंबर पर आते हैं, संयोजी ऊतक कान जैसी संरचनाओं को लचीलेपन और समर्थन प्रदान करता है, तो इसमें कार्टिलेज होगा। फिर उसके बाद 59 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, 59 हो गया हमको लग रहा है, 60 नंबर पे आते हैं, कौन सा पेशी स्वैच्छिक आंदोलन के लिए जिम्मेदार होती है, इसमें कंकाल पेशी क्या होती है, जिम्मेदार होती है। 61 नंबर पे प्रश्न पे आते हैं,
कौन सा एपिथीलियम ऊतक स्राव में शामिल है? इसका उत्तर होगा सी, संवेदात्मक एपिथीलियम। उसके बाद 62 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। कौन सा संयोजी ऊतक टेंडन्स और लिगामेंट्स में पाया जाता है? तो इसका बी सही होगा, घनी संयोजी ऊतक। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा एपिथीलियम ऊतक संवेदन के लिए विशेषीकृत है और इसमें ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो उत्तेजनाओं का पता लगा सकती हैं? तो इसका सी आंसर होगा, संवेदनात्मक एपिथीलियम ऊतक। अगले नंबर का प्रश्न है, कौन सा पेशी ऊतक हृदय के संकुचन के लिए जिम्मेदार है? तो हृदय पेशी। फिर अगला प्रश्न है 65 नंबर, कौन सा एपिथेलियल ऊतक कई स्तरों की कोशिकाओं द्वारा विशेषीकृत है? इसका आंसर बी होगा, स्तरीकृत एपिथेलियम ऊतक। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल हम 65 क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।